हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुचिका स्टडी। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका एक कमेंट, एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। सो इसलिए प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट और एक प्यारा सा सुझाव जरूर दें। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक हमने कंप्लीट किया है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के। मैंने बीच में आपको अंतर समझाया था, इनके बीच में क्या अंतर है और क्या सिमिलरिटी है और किसका क्या कार्य है। मैंने ये आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका के अंतर्गत जो जो उसके अंग आते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत जो अंग आते हैं उन्हें हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है कोर्स अभी तक। और अगर हम बात करें विधायिका में हम राष्ट्रपति भी कंप्लीट कर चुके हैं अपना, राज्यपाल अभी हमारा रह रहा है। कुछ जो हमारी जो उसकी शक्तियाँ हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति के अंतर्गत, उनमें जो अंतर है उनके बारे में हमने पढ़ा है। विधायिका के अंतर्गत हम पढ़ते हैं संसद और विधानमंडल। संसद से पहले हम पढ़ेंगे भारत का महान्यायवादी, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं हम, वो आर्टिकल के अनुसार और भाग के अनुसार पढ़ रहे हैं। न्यायपालिका में मैंने आपको बताया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का महान्यायवादी, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76, भारत के महान्यायवादी के अंतर्गत सरकारी कार्य का संचालन। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्यों का संचालन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट इसमें हमारा अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। मतलब ये कि राष्ट्रपति को जानकारी देना और उनसे सहमति लेना उनका प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। नेक्स्ट है हमारा संसद, पार्लियामेंट। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। आर्टिकल 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में बात की गई है। संसद के दोनों सदन है राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 84 में दिया गया है संसद के सदस्यों के लिए अर्हता, मतलब उनकी योग्यता, जो संसद में सदस्य बनेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 85, संसद के सत्र वाचन और विघटन। 85 में संसद के सत्र वाचन और विघटन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे 86 में सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। मतलब ये सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का जो पहला अधिकार है वो राष्ट्रपति को संदेश जाएगा और उन्हें ही अभिभाषण देने का पहला अधिकार है। राष्ट्रपति को ही पहले अभिभाषण देना है और उन्हें सूचित किया जाएगा। इस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद मतलब आर्टिकल है हमारा 88, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों का अधिकार। आइए अब देखते हैं संसद के अधिकारी, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 89 में राज्यसभा और उपसभापति के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया गया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 91 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। मतलब ये अनुच्छेद 91 में दिया गया है कि इसमें सभापति के कार्य, कर्तव्य, उपसभापति के जो कर्तव्य और कार्य या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 93, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से स्वयं चुनेंगे। मतलब ये अनुच्छेद 93 में दिया गया है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, लोकसभा जो सदस्य हैं वे स्वयं किसी एक को, खुद में से एक को चुनेंगे। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 94, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना डैश
पद त्याग और पद से हटाए जाना। मतलब ये 94 में दिया गया है कि यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो या पद से हटाया गया हो या पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया हो तो उस स्थिति में क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 95। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 96। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा 98 में दिया गया है संसद का सचिवालय। ये था हमारा संसद के अनुच्छेद, महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उनके बारे में मैंने आपको बताया। और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे कि अनुच्छेद 80 के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसके अंतर्गत क्या आता है। तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं राज्यसभा की संरचना। जैसे कि अनुच्छेद 81 के अंतर्गत हम लोकसभा की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड, ये थे हमारे महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जिन्हें हमने कंप्लीट किया। आइए अब हम देखते हैं भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महान्यायवादी पद ब्रिटेन की संसद से लिया गया है। आइए अब बात करते हैं महान्यायवादी पद की योग्यता के बारे में। योग्यता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। मतलब जिस व्यक्ति को महान्यायवादी चुना जाएगा उस व्यक्ति की जो योग्यता है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं महान्यायवादी के कार्य तथा अधिकार। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी है और इस रूप में वह निम्न कार्य करता है। भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति समय समय पर उसको निर्देशित करे या सौंपे। मतलब ये भारत सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देना। मतलब कानूनी प्रक्रिया के जो कार्य हैं जिनमें भारत सरकार इन्वॉल्व होती है, जो महान्यायवादी है वो भारत की तरफ से एक वकील मान सकते हैं आप, उनको विधिक सलाह देना महान्यायवादी का कार्य है, भारत सरकार को विधिक सलाह देना। दूसरा ये कि वो ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो राष्ट्रपति समय समय पर उसको निर्देशित करेंगे। मतलब जो राष्ट्रपति महान्यायवादी को कार्य निर्देशित करेंगे या कार्य सौंपेंगे, महान्यायवादी उन कार्यों को करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा उन कर्तव्यों का निर्वहन करना जो भारतीय संविधान द्वारा तत्समय परिवर्तित किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदान किए गए हों। मतलब ये जो भारतीय महान्यायवादी है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो विधि के कार्य है वो उन कार्यों को करेगा। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 88। अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है। मतलब ये 88 में महान्यायवादी को यह अधिकार दिया है कि वो किसी भी सदन में बोल सकता है, लोकसभा और राज्यसभा, और उनकी जो समितियां बनाई जाती हैं उनमें भी महान्यायवादी बोल सकते हैं। परंतु जो महान्यायवादी है ना तो वो संसद और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य है। मतलब ये वो महान्यायवादी है जो वो ना तो संसद का सदस्य है और ना ही किसी मंत्रिमंडल का सदस्य है। और महान्यायवादी को मत डालने का भी अधिकार नहीं है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के जो लोग हैं उन्हें मत डालने का एक अधिकार है, लेकिन महान्यायवादी को राज्यसभा और लोकसभा के किसी भी उसमें मत डालने का कोई अधिकार नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। मतलब ये जो महान्यायवादी है वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में न्यायालयों में उन्हें सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी की सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। मतलब ये महान्यायवादी की जो सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल प्रमुख रूप से किया जाता है और 2 अतिरिक्त भी उनकी नियुक्ति की जाती है ताकि वो महान्यायवादी की सहायता कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिसे भारत के संपूर्ण न्याय विधिक कार्य को संभालने वाले और विधिक सलाह देने वाले, जिसे हम भारत का महान्यायवादी कहते हैं। ऐसे ही राज्य की बात करें तो राज्य में हम ऐसे ही राज्य के पास खुद का एक सलाहकार होता है, विधिक सलाहकार होता है, जिसे राज्य का महाधिवक्ता कहते हैं। आइए देखते हैं राज्य का महाधिवक्ता।
राज्य का महाधिवक्ता व्यवस्था अनुच्छेद 165 में की गई है। जैसे कि भारत के महान्यायवादी की जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 76 में की गई है, ठीक उसी प्रकार राज्य के महाधिवक्ता की जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 165 में की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। जैसे भारत की बात करें, भारत का जो सर्वोच्च कानूनी जो अधिकारी होता है वो महान्यायवादी और सलाहकर्ता माना जाता है। ठीक उसी प्रकार राज्य का महाधिवक्ता जो है वो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, मतलब सलाहकार होता है राज्य का। ये था हमारा महाधिवक्ता और हमने पढ़े आर्टिकल्स और हमने आज कंप्लीट किया भारत का महान्यायवादी। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संसद और संसद के प्रमुख अंग के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा। फ्रेंड, वीडियो ऑफ करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को कंप्लीट देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, प्लीज़ आप सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।